नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मंथ ऑफ जनवरी के सभी करंट अफेयर, जनवरी महीने के सभी करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस जो है वो हम करने वाले हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो है वो इस मंथ का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आपको जो है वो कल यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, तो मैंने इसको दो भागों में जो है वो यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अभी के अभी जो है वो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 एंड 2023 एस्पिरेंट्स। न्यू बैचेस एवरी मंडे, हर मंडे को आपके लिए जो है वो नए बैचेस यहाँ पर अनअकैडमी पर लाए जाते हैं यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ में आपको बता दूं, यदि आप यहाँ पर कोई या सब्सक्रिप्शन लेते हैं और यहाँ पर एनरोल करते हैं तो आपको मिलता है कंप्लीट एक्सेस, जहाँ पर ऑनगोइंग कोर्सेज के साथ साथ जो कोर्स कंप्लीट हो गए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको एनालिसिस के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में आपके डाउट जो है वो यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की और मेंटोरशिप की, तो दोनों जो है वो आपके यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो यहाँ पर कवर कराते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो है वो आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराते हैं। मृणाल पटेल, सुदर्शन गुर्जर, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, राकेश वर्मा सर एक्स आईएएस ऑफिसर, अवधेश सिंह एक्स आईआरएस ऑफिसर, ये सभी लोग जैसे काफी सारे एजुकेटर जो है वो आपके यहाँ पर तैयारी कराते हैं यूपीएससी एग्जाम की। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड बैचेस आपके लिए चलते हैं, जहाँ पर मिशन बैच चलता है जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैच में आपको मिलेगा। इसके अलावा हिंदी मीडियम में जिसमें आपको नोट्स और आपके यदि हम बात करते हैं जो समझाया जाता है सब कुछ आपको हिंदी में बताया जाएगा, वो होता है लक्ष्य बैच। और जहाँ पर हम बात करें टोटल इंग्लिश होता है वो होता है एक्सपीडिशन बैच। तो आपके तीन प्रकार के यहाँ पर बैच जो है वो आते हैं, जो कि हर 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के लिए आपकी जो है वो तैयारी कराते हैं। साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं। प्रीलिम्स मेंस के आपको यहाँ पर नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, साथ में आपको जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलती है और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर कराई जाती है। 2021 के लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंडे से, जहां पर प्रीलिम्स का सिलेबस कवरेज होगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी एनालिसिस के साथ, और लास्ट मिनट आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में 1 साल और 2 साल के 2 बैचेस स्टार्ट होंगे, जो कि 2022 और 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि एग्जाम में 2022 और 23 में बैठने वाले हैं, उनके लिए भी 2 कोर्सेज यहाँ पर मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। और साथ में स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी बैच, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी के सभी क्लासेस की जो है वो बुकरेज कवर की जाएगी यहाँ पर, जहाँ पर 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने की क्लासेस होने वाली हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक जो है वो आपके यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाएंगे और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। और जो एस्पिरेंट जो है वो ऑफिस जाते हैं, जो कि वीकली जो है वो पढ़ सकते हैं, जो कि हर हफ्ते में सिर्फ उनके पास 2 दिन ही समय रहता है, उनके लिए वीकेंड बैच कंप्लीट यहाँ पर आने वाले हैं, जहां पर आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए, अभी जो है वो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, जाइए वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करें यूपीएससी सीएसई, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। जैसे यदि आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको यहाँ पर 72,000 रुपये टोटल फीस लगती है। तो आप जो है वो ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आपके लिए यहाँ पर रेफरल कोड है GURUJI, यदि आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पर फीस जो है वो 10% कम हो जाएगी 64,800 रुपये। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको जो है बेनिफिट मिल जाएंगे, तो आप अभी जाइए, रेफरल कोड का जो है वो यूज कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिरिस्टिका स्वेप्टी फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम मर्कुराना मिरिसिसा पालुस्ट्रिस है। ये प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिए सक्रिय रहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिरिस्टिका स्वेप्टी फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम मर्कुराना मिरिसिसा पालुस्ट्रिस है। ये प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिए सक्रिय रहते हैं। हाल ही में इस मेंढक की प्रजाति को केरल के त्रिशूर में पहली बार देखा गया। जो पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है उसको आप ध्यान रखना। यदि आप और भी कहीं से करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे या आपने यूपीएससी एग्जाम की करंट अफेयर्स को देखा हुआ तो आपको समझ में आता होगा कि मैं आपको किस लेवल का करंट अफेयर यहाँ पर करा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही कहीं देखने को मिलेंगे। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो
करो और कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन किया करो, तो मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है वीडियोस लेकर फ्री में यहाँ पर आ जाऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है, उसका आयुष्यन स्टेटस एंडेंजर्ड है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। संघाई हिरण जो है वो मणिपुर का राजकीय पशु है। फैक्ट वाइज भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसका जो आयुष्यन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। क्या है? एंडेंजर्ड, ये याद रखेंगे। संघाई हिरण को डांसिंग डियर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। डांसिंग डियर आपसे ये भी पूछा जाता है, बताइए डांसिंग डियर कहाँ पाया जाता है, तो भी आपको मणिपुर जो है वो बताना पड़ेगा। और डांसिंग डियर कहा जाता है किसको? संघाई हिरण को कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपर इवेंट केवल लीगो की ही पहल है, इसका संबंध वनस्पतियों के संरक्षण करने से है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो सही क्या है फिर? सुपर इवेंट की बात करते हैं तो लीगो और वर्गो दोनों की ये पहल है। इसके तहत न्यूट्रॉन तारे के संभावित टक्कर से भी गुरुत्वीय तरंग उत्पन्न हो सकती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको सुपर इवेंट जो है वो कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेसक्राफ्ट वेरिसीट मंगल की ग्रह की सतह पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। इस अंतरिक्ष यान का संबंध अमेरिका से है, इसको आप क्रैश कर लीजिएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। यह इजराइल का एक अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट वेरिसीट की बात करते हैं तो ये जो है वो मंगल की सतह पर नहीं और ना ही अमेरिका का था, बल्कि इजराइल का अंतरिक्ष यान था। और ये मंगल की नहीं बल्कि चंद्रमा की सतह पर जो है वो क्रैश हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीबी सेकटकर समिति ने सीडीएस बनाने की सिफारिश की थी। सीडीएस नाभिकीय मुद्दों पर पीएम को सलाह नहीं कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। डीबी सेकटकर समिति ने सीडीएस बनाने की सिफारिश की थी। सीडीएस सेना के तीनों बलों का प्रभावकारी नेतृत्व करता है तथा यह नाभिकीय मुद्दों पर भी पीएम को सलाह दे सकता है। इसका गठन हाल ही में जो है वो किया गया था। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सीडीएस की तो इसको कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और आप जो है वो यहाँ पर मुझे बताएंगे कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में किया गया था। यह सर्वे केवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश का पहला नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में किया गया था और यह सर्वे केवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही किया जाता है। देश का पहला सर्वे 2018 में किया गया था जो संयुक्त रूप से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ के द्वारा जो है वो किया गया था। इसके तहत बच्चों और किशोरों के गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को प्रदर्शित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी को 2018 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य स्टील सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी की यदि हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य स्टील सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है और इसको 2019 में जो है वो अधिसूचित या नोटिफाइड किया गया था। और इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी को बढ़ावा देने की तरफ जो है वो काम करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईआईबी 2021 से जीवाश्म ईंधन युक्त परियोजनाओं पर फंडिंग नहीं करेगी। यह यूरोपियन यूनियन की लोन देने वाली दुनिया की बहुपक्षीय और बड़ी शाखा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। EIB 2021 में जीवाश्म ईंधन युक्त परियोजनाओं पर फंडिंग नहीं करेगी, और जो EIB है वो यूरोपीय यूनियन की लोन देने वाली दुनिया की बहुपक्षीय और एक बड़ी शाखा है। इसने निर्णय लिया है कि 2021 से फंडिंग हेतु यह दर्शाना होगा कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के उत्पादन में 250 ग्राम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये यहाँ पर बताया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NHDC की स्थापना 2008 में की गई थी। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो है वो कार्य करती है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर जो है वो सही है। NHDC की स्थापना 2008 में की गई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम नहीं करती है। ये फैक्ट जो है वो बिल्कुल सही है। हाल ही में इसने लेबर फोर्स में महिलाओं के प्रवेश पर अध्ययन किया है तथा यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है वो काम करती है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं करती। श्वेत उल्लू WPA 1972 की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 4, अनुसूची 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुसूची 4। श्वेत उल्लू जो है वो WPA 1972 की 4th अनुसूची में जो है वो आता है और इसे टाइटो अल्वा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत उल्लू को टाइटो अल्वा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सी नदी के बेसिन में स्थित है? गंगा, यमुना, रामगंगा या फिर काली? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, काली नदी। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपको काली नदी बेसिन में देखने को मिल जाएगी। हाल ही में यहाँ पर चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर घोषणा का संबंध किससे है? आपदा जोखिम को कम करना, वनस्पति संरक्षण, बाघ संरक्षण या फिर जल संरक्षण? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपदा जोखिम को कम करना। उदयपुर घोषणा जो की गई है वो आपदा जोखिम के लिए यहाँ पर जो है वो की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी किसकी पहल है? वर्ल्ड बैंक की, यूनेस्को की, WEF की या UNEP की? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक की। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की यदि हम बात करते हैं, ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो लिया गया और इसका उद्देश्य जो है वो जो उत्सर्जन हो रहा है, यदि हम बात करेंगे जो कार्बन उत्सर्जन आपका हो रहा है उसको कम करना है। आप कमेंट में मुझे बताएंगे वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। सभी जितने भी संस्थान हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर चैनल पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हंगुल परियोजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? आयुषियन, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को, WWF और यूनेस्को या फिर UNEP के द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, WWF और यूनेस्को के द्वारा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हंगुल परियोजना जो है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और यूनेस्को के द्वारा जो है वो कार्यान्वित की जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो बबल कोरोना के प्रसार में सहायक की भूमिका निभा रहा है। यह एक जीवाणु है जो वायरस के संक्रमण में सहायक होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या है? हाल ही में खेल जगत ने बायो बबल के माध्यम से कोरोना के प्रभावों को कम करने और खेल प्रतिस्पर्धा को पुनः शुरू करने में कामयाबी हासिल की है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका प्रयोग केवल कुछ लोगों के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा बायो बबल क्या होता है। एक्चुअली बायो बबल का यूज़ अभी IPL में भी किया गया था। इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले आपका जो है वो कोरोना टेस्ट किया जाएगा, 3 बार आपका कोरोना टेस्ट होगा। यदि वो नेगेटिव आता है तो आपको एक बबल के अंदर रखा जाता है। उस बबल के अंदर आप सिंगल खिलाड़ी भी रहते हैं, वरना बहुत सारे खिलाड़ियों को रखा जाता है जो कि नेगेटिव होते हैं और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। आप जो है वो उसको वहाँ पर उसमें रह सकते हो, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो नेगेटिव जो पॉजिटिव आता है उसको जो है वो उसमें नहीं रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है बायो बबल। तो इससे आप क्या होते हैं, बाहर जितना भी एनवायरनमेंट है उसके कनेक्ट में नहीं रहते हैं, तो वायरस आने की संभावना इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संसद का मानसून सत्र 3 सप्ताह का होता है। भारत में निश्चित संसदीय कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। संसद का मानसून सत्र जो है वो
3 वीक्स का होता है, 3 सप्ताह का होता है और भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर का प्रयोग नहीं किया जाता तथा हाल ही में कोविड-19 कारण संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया था। इस फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस साल संसद के किस सत्र को जो है वो रद्द कर दिया गया, तो शीतकालीन सत्र को जो है वो रद्द किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन की कुल आबादी में भारतीय प्रवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 1.8% है। 2019 में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के 15 सदस्य थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। ब्रिटेन की कुल आबादी में भारतीय प्रवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 1.8% है और 2019 में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के 15 सदस्य थे। ये बिल्कुल सही फैक्ट हैं दोनों। ब्रिटेन में भारतीयों की वजह से भारत की राजनीति कुछ अर्थों में ब्रिटेन की राजनीति जैसी ही है और ब्रिटेन की जीडीपी में भारतीयों का योगदान जो है वो 6% तक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर योगदान दिया जाता है भारतीयों के द्वारा ब्रिटेन या यूके की जीडीपी में, वहाँ की अर्थव्यवस्था में और साथ में राजनीति में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को 2015 में लॉन्च किया गया है। इसका क्रियान्वयन नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। ठीक, तो देखते हैं सही क्या है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को 2015 में नहीं बल्कि 2014 में लॉन्च किया गया है और इसकी क्रियान्वयन एजेंसी जो है वो है PGCI। फुल फॉर्म आप सर्च करके मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका वित्त पोषण भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ध्यान रखना, मैं जितने करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ आपके आने वाले एग्जाम और साथ में स्पेशली यूपीएससी एग्जाम के यदि आप तैयारी कर रहे हो तो मैं 101% बोलता हूँ आपको इसका रिजल्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी भी क्लास को कभी भी मिस मत करना, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना केंद्र प्रायोजित योजना है और यह 2016 में शुरू की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जो है वो 2016 में शुरू गई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये केंद्रीय क्षेत्रक जो है वो परियोजना है जिसकी 8 वर्ष की अवधि के लिए 36,840 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी दी गई है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एनडीबी के साथ वल विनियर डॉनर के लोन का समझौता किया है। इस लोन की अवधि 20 वर्ष तक है जिसमें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु $1 बिलियन के लोन का समझौता किया गया है जिसकी अवधि 30 वर्ष तक तथा 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत को 131वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। भारत का HDI स्कोर 0.629 हो गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो रैंकिंग है भारत की वो कितनी है साहब? 131 रैंकिंग यहाँ पर आई है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो है वो रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है जिसके तहत नॉर्वे जो है वो टॉप पर है। फर्स्ट कौन आया है? नॉर्वे आया। और हमारी जो भारत की रैंकिंग है वो है 131 और इसका जो स्कोर है HDI वो है 0.645 पहुँच गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चितले समिति का संबंध ग्रामीण विकास से है। इसने गंगा नदी से गाद हटाओ की जगह गाद के लिए रास्ता दे की रणनीति की सिफारिश की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं साहब चितले समिति की, तो इसने जो है वो गंगा नदी से गाद हटाओ की जगह गाद के लिए रास्ता दे की रणनीति की सिफारिश की थी। इस समिति का संबंध गंगा नदी की गाद के निदान के संदर्भ में सिफारिश देने से है। इसके तहत गाद प्रवाह को कम करने हेतु खेती की बेहतर पद्धति और जल संरक्षण या जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंध करना आदि सिफारिश इसमें दी गई थी। याद रखेंगे चितले समिति को। नेक्स्ट आता है, खतना प्रथा का संबंध किस समुदाय से है? हिंदू से, ईसाई से, जैनों से या फिर मुस्लिम से? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मुस्लिम से। यदि हम बात करेंगे खतना प्रथा की, खतना प्रथा आपने कई बार नाम सुना भी होगा। इसका संबंध किससे है? मुस्लिम समुदाय से। यह महिलाओं के जनांगों को विकृत करने से है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरवाजा बंद अभियान किस राज्य से शुरू किया गया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर दिल्ली से? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दरवाजा बंद अभियान जो है वो महाराष्ट्र राज्य जो है यहाँ से शुरू किया गया। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सभी को पता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका उद्देश्य शौचालयों के प्रयोग को बढ़ाने से, जिससे लोग शौचालय में जो है वो जाएं, बाहर कहीं भी जाकर गंदगी ना फैलाएं। CMS-01 उपग्रह कौन से बैंड की सेवा हेतु लॉन्च किया गया है? के, क्यू या फिर सी और एस? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बैंड। याद रखेंगे CMS-01 उपग्रह जो है वो सी बैंड की सेवा हेतु जो है वो लॉन्च किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? झारखंड में, दिल्ली में, राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में। तो सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बनाने की घोषणा कहां पर की गई है? तो ये की गई है केंद्र सरकार के द्वारा वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन कब किया गया था? 2019, 2020, 2001 या 2005? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2019 में। राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया सन 2019 में। याद रखेंगे। हाल ही में योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दी गई। अब ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन गया है साहब योगासन, तो इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि हम योगा को वैसे ही हम दुनिया भर में फैला रहे हैं और भारत इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है और दुनिया भर के देश भी जो है वो इसमें आगे आ रहे हैं योगा को लेकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिएट करेंसी किस देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा है? सातोशी बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिएट करेंसी जो है वो किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जो है वो जारी मुद्रा, ये बिल्कुल सही है। सातोशी जो है वो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। फिएट मुद्रा केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है, क्योंकि इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में थल सेना को BOSS रक्षा प्रणाली सौंपी गई है। इसको IRDE देहरादून द्वारा विकसित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में थल सेना को BOSS रक्षा प्रणाली जो है वो सौंपी गई है और इसको IRDE देहरादून द्वारा विकसित किया गया। कमेंट में बताएंगे IRDE का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको 4-5 बार जो है वो पिछले महीने से ये बता दिया है। BOSS सभी मौसमों में काम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है, जिसको दिन रात निगरानी हेतु लद्दाख में तैनात किया जाएगा। तो BOSS कहाँ तैनात होगा? लद्दाख में होगा, जिससे कि वहाँ के मौसम पर जो है वो निगरानी रखी जा सके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMSAS स्वदेशी उच्च प्रदर्शन वाला इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसको CAIR और इंडियन नेवी के द्वारा विकसित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। IMSAS स्वदेशी उच्च प्रदर्शन वाला इंटेलिजेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको CAIR और इंडियन नेवी के द्वारा विकसित
किया गया है। और ये हाल ही में भारतीय नौसेना को यह रक्षा प्रणाली जो है वो सौंपी गई है। यह नौसेना कमान व नियंत्रण को सक्षम करेगा, हमारी नेवी की ताकत को बढ़ाएगा, डिफेंस सिस्टम को बढ़ाएगा। हाल ही में ईरान ने कौन से देश के साथ अपनी पहली रेल लिंक का उद्घाटन किया है? अफगानिस्तान, इराक, भारत या फिर रूस? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। याद रखना, हाल ही में जो है वो ईरान ने कौन से देश के साथ अपनी पहली रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो इसका उद्घाटन किया गया। इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये क्यों किया है? व्यापार के दृष्टिकोण से, ठीक है, व्यापार के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो है वो इसको यहाँ पर किया गया, इसका उद्घाटन अफगानिस्तान में पहली रेल लिंक योजना का। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हाल ही में WHO के द्वारा कौन से रोग या बीमारी की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। कोरोना, पोलियो वायरस टाइप 1, पोलियो वायरस टाइप 2, पोलियो वायरस टाइप 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलियो वायरस टाइप 2। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखना। हाल ही में जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो पोलियो वायरस टाइप 2 रोग या बीमारी की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दिया गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में जो है वो इसको रखा गया है। आपको बताना है WHO के हेड कौन है, फटाफट जाकर कमेंट में बताइए। हाल ही में पोलियो वायरस टाइप 2 के लिए NOPV2 वैक्सीन भी यहाँ पर दिया गया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवाना सिंड्रोम किसके कारण होता है? वायरस, जलवायु परिवर्तन, इलेक्ट्रॉनिक एंटीना माइक्रोवेव या फिर कवक के कारण? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, कवक के कारण। इसको आप ध्यान में रखना। हवाना सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होता है? कवक या फंगी के कारण जो है वो यहाँ पर होता है, ध्यान में रखेंगे। इससे पीड़ित व्यक्ति को अजीब सी आवाज़ें जो है वो सुनाई देती हैं, कानों में उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें जो है वो सुनाई देती हैं, ध्यान रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1970 से 2005 तक चरम जलवायु घटनाएं दर्ज की गई थी। भारत चरम जलवायु घटनाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे संवेदनशील देश है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत में जो है वो 1970 से 2005 तक चरम जलवायु घटनाएं जो है वो दर्ज की गई थी, ये बिल्कुल सही है। साथ में भारत जो है वो चरम जलवायु घटनाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे संवेदनशील जो है वो देश बन गया है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के 75% से अधिक जिले चरम जलवायु घटनाओं के मुख्य हॉटस्पॉट यहाँ पर बन गए हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2019 में 6 वर्ष अधिक हो गई है। भारत में जीवन प्रत्याशा में तो वृद्धि के साथ साथ दिव्यांगता में भी जो है वो यहाँ पर वृद्धि हुई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। याद रखना, भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2019 में 6 वर्ष अधिक यहाँ पर हो गई है। और भारत में जीवन प्रत्याशा में तो वृद्धि के साथ साथ दिव्यांगता में भी जो है वो वृद्धि आई है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में WHO के द्वारा 2000 से 2019 तक के वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान जारी किया गया है, जिसके तहत दुनिया के सभी क्षेत्रों, बीमारियों और चोटों के कारण होने वाली मौतों तथा स्वास्थ्य की हानि का व्यापक व तुलनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर करता है। राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का जनक कहा जाता है। उन्होंने इंडिया नामक तमिल साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का जनक कहा जाता है और उन्होंने इंडिया नामक तमिल साप्ताहिक अखबार का जो है वो प्रकाशन किया था। देखिए, ये करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार करता हूँ। आप लोग बहुत लाइक दिया कीजिए, अपना प्यार दिया कीजिए, चीज़ों को शेयर किया कीजिए। साथ में आपको देखो पूरा याद करना, आप पूरा याद कर लो, या आप और दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप फैक्ट वाइज भी, या जैसे ये आपका एक फैक्ट बन जाएगा, ये आपका एक फैक्ट बन जाएगा, इस तरीके से भी आप यहाँ पर पढ़कर याद रख सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में
पूछे जाते हैं, राइट। हाल ही में तमिलनाडु में उनकी 138वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव का आयोजन वर्चुअल मोड में किया गया। वे तमिल भाषा के कवि और लेखक थे। याद रखना, कभी कभी नाम आ जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कौन है, कवि हैं या कुछ और है, संगीतकार हैं, डांसर है, कुछ भी इस तरीके से लिखा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ का कार्यालय पेरिस में स्थित है। भारत इस संघ का सदस्य देश नहीं है। नीचे दी गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ का कार्यालय पेरिस में स्थित है। भारत इस संघ का सदस्य देश नहीं है। तो सदस्य देश इसका है, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर फैक्ट दिया है, ये यहाँ पर सही है। पेरिस में आपको अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ का जो है वो कार्यालय देखने को मिल जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है जिसका उद्देश्य गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ध्यान रखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानुजन पुरस्कार विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15,000 अमेरिकी डॉलर नकद दिए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। रामानुजन पुरस्कार विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और इस पुरस्कार के तहत 15,000 अमेरिकी डॉलर जो है वो नगद दिए जाते हैं। हाल ही में यह पुरस्कार ब्राजील की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को जो है वो दिया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में 3 संगठनों ने मिलकर की थी। और यह पुरस्कार केवल 45 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को ही दिया जाता है, रामानुजन पुरस्कार। इसको आप ध्यान रखना, इस तरीके के अवार्ड जो है वो आपके एग्जाम में बहुत 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 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने उज्बेकिस्तान में 4 विकासात्मक परियोजनाओं हेतु 448 अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट को जो है वो मंजूरी दे दी है। दस्तलिक दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। ठीक है, भारत ने जो है वो उज्बेकिस्तान में 4 विकासात्मक परियोजनाओं हेतु 448 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दे दी है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। साथ में हाल ही में दोनों देशों के मध्य आवासीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ तथा दस्तलीक दोनों देशों के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है जो एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 1 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य भी यहाँ पर रखा है। ध्यान में रखेंगे, भारत और उज्बेकिस्तान। ये दस्तलीक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नीति आयोग ने अगले परिसीमन के लिए सुझाव दिए हैं। इसके तहत राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए 2031 तक की जनगणना के अनुसार परिसीमन आयोग का जो है वो गठन किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम परिसीमन की यहाँ पर बात करते हैं तो इसके तहत राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए 2031 की जनगणना के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन किया जाए, ऐसा कहा गया है। हाल ही में यह सुझाव गैर सरकारी संस्थान प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन के द्वारा जो है वो दिया गया है, जिसके तहत परिसीमन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने हेतु राज्यों को छोटे राज्यों में विभाजित कर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम यहाँ पर लाया जाए, ऐसा जो है वो यहाँ पर कहना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नुआर थाई मसाज तकनीक अमेरिका की है, हाल ही में अमूर्त विरासत सूची में से शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। हाल ही में अमूर्त विरासत सूची में जो है वो नुआर थाई मसाज को जो है वो यहाँ पर शामिल किया है, लेकिन नुआर थाई मसाज जो है वो अमेरिका की नहीं है, वो कहाँ की है? थाईलैंड की है। यह तकनीक जो है वो थाईलैंड की है, इसके अंतर्गत ब्लड सर्कुलेशन पर ध्यान दिया जाता है, नुआर थाई मसाज, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेंटाना कैमरा एक आक्रामक मछली का प्रजाति है।
यह पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में असंतुलन पैदा करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो जो है वो यहाँ पर सही है। लेंटाना कैमरा की बात करते हैं तो यह पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में असंतुलन पैदा करती है, लेकिन ये जो है वो एक आक्रामक मछली नहीं बल्कि एक आक्रामक वनस्पति है। लेंटाना कैमरा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो है वो अभयारण्य की वनस्पतियों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश व पोषण नहीं मिल पाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1946। याद रखना, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में जो है वो स्थापना की गई थी। और हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो है वो अभी इसका स्थापना दिवस, 74वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। टाइम्स मैगजीन का संबंध कौन से देश से है? मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील या फिर अमेरिका? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका से। टाइम्स मैगजीन की यदि हम बात करते हैं तो टाइम मैगजीन जो है वो कहाँ से आती है? अमेरिका से जो है वो प्रकाशित की जाती है। और हाल ही में इसने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर यहाँ पर चुना है। ठीक है, तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम्स मैगजीन, जो कि छपती है कहाँ से? अमेरिका से, ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन से डांस को ओलंपिक में शामिल किया गया है? ब्रेक डांस, संकीर्तन डांस, भांगड़ा डांस या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रेक डांस। हाल ही में जो है वो ब्रेक डांस को यहाँ पर जो है वो ओलंपिक में शामिल किया गया है। बहुत सारे लोग ब्रेक डांस करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। हाल ही में इस डांस को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रायोजकों और प्रसारकों के लिए ओलंपिक खेलों की प्रासंगिकता को बनाए रखना है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे सबसे पहले ओलंपिक्स कब हुए थे, ये आपको बताना है। साथ में आपको बताना है कि महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाल ही में भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई है? 500, 400, 1000 या फिर 800? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 1000। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जो है वो भारत में 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कितने? 1000 खेलो इंडिया केंद्र यहाँ पर जो है सेंटर यहाँ पर ओपन किए जाएंगे। हाल ही में भारत में खेल संस्कृति को नया आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकालीन सूखे का कारण केवल अल नीनो ही होता है। हाल ही में इसके संदर्भ में यह अध्ययन IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। दोनों यहाँ पर गलत हैं। हाल ही में IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वायुमंडलीय और महासागरीय विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे का कारण केवल अल नीनो नहीं है, और भी जो है वो यहाँ पर कारण होते हैं, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलेरिया परजीवी के 6 प्रकार पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम सर्वाधिक घातक परजीवी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। याद रखना, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम जो है वो सर्वाधिक घातक परजीवी है, जिसको हम पैरासाइट जो है वो यहाँ पर कहते हैं। मलेरिया परजीवी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्लाज्मोडियम विवेक्स सबसे सामान्य होता है, तथा हाल ही में केरल में पी ओवेल का प्रभाव एक सैनिक में देखा गया है, जो संभवतः सूडान में इससे प्रभावित हुआ था। तो ये फैक्ट जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, इनको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखा करें, आपके जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3D प्रिंटिंग में प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर आधारित होता है। 35% बाजार हिस्सेदारी के साथ वर्तमान में भारत इस क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। 3D प्रिंटिंग में प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर आधारित होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही फैक्ट है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 3D प्रिंटिंग तकनीक के विकास हेतु
हेतु नीति निर्माण की घोषणा की है। साथ ही 35% बाजार हिस्सेदारी के साथ वर्तमान में अमेरिका इस क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ में सभी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं 1-2 दिन में जो है वो इसका पूरा वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियोस बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंसेट सिटीजन कमीशन 5 सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसको आप कार्य कर लीजिएगा, कार्य करता है। इसका उद्देश्य यूएचसी के कार्यान्वयन में सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक नागरिक रूपरेखा विकसित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर होगा केवल 2 यहाँ पर सही है। यूएचसी के कार्यान्वयन में सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जो है वो नागरिक रूपरेखा विकसित करना उद्देश्य होता है लैंसेट सिटीजन कमीशन का, याद रखना। और ये जो कमीशन है, ये जो आयोग है, केवल 4 सिद्धांतों पर इसको कार्य कर लीजिएगा, कार्य करता है, जिनमें ये प्रमुख हैं। यूएचसी के तहत सभी स्वास्थ्य चिंताओं का कवर किया जाए, रोकथाम और दीर्घकालिक देखभाल पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए, इनका मेन काम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनिग्मा इंस्क्रिप्शन मशीन को हाल ही में हिंद महासागर में खोजा गया है। इस मशीन का आविष्कार फ्रांस के इंजीनियर ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर क्या है? हाल ही में इस मशीन को जो है वो गोताखोरों ने बाल्टिक सागर में खोजा है। कौन सी मशीन को? एनिग्मा इंस्क्रिप्शन मशीन को। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका आविष्कार प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन इंजीनियर आर्थर सेरिबियस के द्वारा जो है वो किया गया था, इसलिए आप इसको यहां पर ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना का लाभ तमिलनाडु के अलावा सभी राज्यों ने उठाया है। इसकी शुरुआत डीपीआईआईटी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर यहां पर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहां पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 यहां पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना था, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राज्यों के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता योजना का लाभ तमिलनाडु के अलावा सभी राज्यों ने जो है वो उठाया। और इस जो योजना है इसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी, ना कि डीपीआईआईटी के द्वारा। तथा इसका उद्देश्य राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है, जो कोविड महामारी के कारण राजस्व में हुई कमी की वजह से इस वर्ष कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना जो है वो कर रहे हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो का गठन 2009 में किया गया था। इसका गठन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है वो किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो का गठन 2009 में जो है वो किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसका गठन आईआरडीए के द्वारा, डीएआई के द्वारा जो है वो किया गया था, जो बीमा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मंच जो है वो यहाँ पर प्रदान करता है। इसको आप जो है वो ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। साथ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है कि साहब आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईआरडीआई का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2010 में जारी किया गया था। यह 10 की जनगणना से समानता रखता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। पहला नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर जो है साहब वो 2010 में जो है वो जारी किया गया था। यह 10 की जनगणना से अलग होता है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न निवासियों के पहचान का डेटा एकत्रित करना होता है, डेटा संग्रह करना होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस बार एनपीआर होने की संभावना, देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 कंट्री 2 सिस्टम का संबंध इजराइल से है। इस पुस्तक को डेंग जियोपिंग के द्वारा जो है वो लिखा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। 1 कंट्री 2 सिस्टम इस बुक को जो है वो डेंग जियाओपिंग के द्वारा जो है वो लिखा गया है। इसको आप ध्यान रखना। इसका संबंध
चाइना से, इजराइल से नहीं बल्कि किससे है, चाइना से है, जिसके तहत ताइवान को मिलाकर चीन का एकीकरण करने से है। और ताइवान की चीन से अलग आर्थिक और प्रशासनिक प्रणाली है, इसलिए इसमें बोला गया है वन कंट्री टू सिस्टम। याद रखना, चीन से इससे जो है वो संबंधित है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन से राज्य ने फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हाल ही में कौन से राज्य ने, तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने जो है वो फिल्म और मनोरंजन, फिल्म और एंटरटेनमेंट को जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, उद्योग की जो है वो दर्जा देने की घोषणा की है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। उद्योग के दर्जे को भारत के किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। महासरद प्लेटफॉर्म का संबंध कौन से क्षेत्र से है? दिव्यांगों की सहायता, वन्य जीवों का संरक्षण, कोविड-19 की वैक्सीन से संबंधित, वनस्पतियों का संरक्षण? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दिव्यांगों की सहायता। महासरद प्लेटफॉर्म जो है इसका संबंध किससे है? दिव्यांगों की सहायता करने से। हाल ही में दिव्यांगों की सहायता करने के उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया गया है, महासरद प्लेटफॉर्म को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वाइज भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? MHRD, MRTH, MOEF, CC एंड MHUA? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से जो है वो संबंधित है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसके मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री के, फटाफट। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को जो है वो गंदगी मुक्त करना है। किसका उद्देश्य? स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल का। आपको जो भी मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, यदि आप चाहते हो कि उस पर किसी एक टॉपिक पर आपको डिटेल में पढ़ना है, कहीं अलग से पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वो टॉपिक मैं आपको आसान भाषा में जो है वो करा दूंगा। स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, वल्नरेबल। इसको आप ध्यान रखना। स्नो लेपर्ड जो है इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, याद रखेंगे। आईयूसीएन स्टेटस जो है वो अलग अलग जीवधारियों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिशन सेक्रेट को कब घोषित किया गया था? 2018, 2019, 2020 या 2017? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2017। मिशन सेक्रेट जो है इसको घोषित किया गया था 2017 में। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है माजुली द्वीप से। आप कमेंट करके बताइए माजुली द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, ध्यान रखेंगे। हाल ही में मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका संबंध किस देश से है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर भारत से? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पाकिस्तान से, याद रखेंगे। हाल ही में जो है मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश से संबंधित हैं? पाकिस्तान से जो है वो संबंधित हैं, याद रखिएगा। ये पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम क्या है। साथ में अभी आईसीसी के हेड भी चेंज हुए हैं, लास्ट 2-3 मंथ्स पहले जो है वो यहाँ पर आईसीसी के हेड भी चेंज हुए हैं। उनका नाम भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, चाहे आप सर्च करके बताएं या कहीं से भी बताएं। आगे बढ़ते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 12 दिसंबर, 17 जुलाई या फिर 19 दिसंबर के दिन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमने चलाया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के माध्यम से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। अभी एक नेता है, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो इसको पढ़ रहे हैं दोबारा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि हम पुर्तगालियों की बात करते हैं, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में, और सबसे लास्ट में 1961 में जो है वो भारत से गए थे, याद रखिएगा। बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बान नदी, दिहांग नदी, कोहसिरा या फिर कोहसियारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोहसियारा। यदि हम बात करते हैं बराक नदी की, तो बराक नदी को बांग्लादेश में जो है वो कोहसियारा नाम से जो है वो जाना जाता है। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो चर्चा में रही है पिछले दिनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बेंगलुरु में किसके द्वारा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस गतिविधियों के लिए समर्पित नियंत्रित केंद्र स्थापित किया गया है? DRDO,
इसरो, जाक्सा या फिर नासा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसरो। इसको आप जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यदि हम बात करते हैं हाल ही के दिनों की, तो हाल ही में जो है वो बेंगलुरु में यहाँ पर इसरो के द्वारा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस गतिविधियों के लिए समर्पित नियंत्रण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो को बनाया गया साहब 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 को जो 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटका में जो है वो की गई थी, ये भी आप ध्यान रखना। अभी इसके चेयरमैन कौन है, अभी इसके हेड कौन है? तो वो है के शिवान। ये भी आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसको पूरा देखने का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। याद रखेंगे सारी चीज़ों को। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हाल ही में महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में, ठाणे में, नागपुर में या फिर पुणे में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुणे में। हाल ही में जो है वो महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में पुणे के बालोबाड़ी में स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में इसकी स्थापना की गई है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिशंकु सदन का अर्थ आम चुनावों के बाद कोई दल बहुमत हासिल नहीं करने से है। संविधान के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में निर्णय लेना न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। त्रिशंकु सदन का अर्थ आम चुनावों के बाद कोई दल बहुमत हासिल नहीं करने से है। इसको आप ध्यान रखें। त्रिशंकु सदन का मतलब क्या होता है? किसी भी दल को बहुमत ना मिले। संविधान के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में निर्णय लेना न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। याद रखिएगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की जांच करने का इरादा व्यक्त किया गया था। तो अभी इस पर रोक लगा दी है, इसलिए हमने इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत बांग्लादेश वस्त्र उद्योग मंच की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। मार्च 2021 में बांग्लादेश स्वतंत्रता की 45वीं वर्षगांठ मनाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। हाल ही में भारत बांग्लादेश वस्त्र उद्योग मंच की पहली बैठक का जो है वो आयोजन किया गया है। और हाल ही में भारत बांग्लादेश आवासीय शिखर बैठक का आयोजन किया गया है। और बांग्लादेश 2021 में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। आप मुझे कमेंट में बताइए, हमने बांग्लादेश को कब आज़ाद कराया था? हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आप मुझे बताएंगे कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएसएलवी भारत का दूसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ग्राम संसाधन केंद्र की स्थापना पीएसएलवी C50 के माध्यम से की गई। आपको बताना है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर जो है वो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। पीएसएलवी तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है तथा पीएसएलवी C51 के माध्यम से ग्राम संसाधन केंद्र की शुरुआत की जाएगी। अब पीएसएलवी आ गया है तो आपको पता होना चाहिए पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए साहब। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले आया था एसएलवी, फिर आया पीएसएलवी, फिर आया जीएसएलवी। इनको आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर जो है वो सही है।
तो फिर सही किया। यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1946 में। कब की गई थी? 1946 में जो है वो स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसके टोटल मेंबर हैं 193। लेकिन इससे काम चलेगा क्या? इससे काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर जो है बताना पड़ेगा कि यूनेस्को जो है उसके हेड कौन है। तो वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ऑड्रे ऑजुले। इनको आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। साथ में यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के 6 शहर शामिल हैं। चेन्नई संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बात करते हैं तो चेन्नई जो है वो संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में जो है वो इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के 5 शहर शामिल हैं, जिसमें 2019 में हैदराबाद और मुंबई को भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाकाटक वंश का संबंध 3 से 5वीं शताब्दी से है। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। वाकाटक वंश की प्रथम महिला शासक प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इस वंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, याद रखिएगा। साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क के चरण 1 में 46 तटीय रडार स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। दुनिया का 75% से अधिक समुद्री व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र से ही होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क की, यदि हम बात करते हैं तो इसके चरण 1 में 46 तटीय रडार स्टेशनों की स्थापना की जा रही है और दुनिया का 75% से अधिक समुद्री व्यापार जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र से होता है। इस फैक्ट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में भारत द्वारा इनकी स्थापना मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में की जा रही है तथा इनको रडार श्रृंखला जो कि भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स में मौजूद प्रणालियों के साथ भी जो है वो जुड़ेगी, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत में फैले नए संक्रमण के लिए उत्परिवर्तित कोरोना वायरस उत्तरदायी है। यह उत्परिवर्तन N51Y के रूप में जो है वो हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही। ये जो उत्परिवर्तन हुआ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये N51Y के रूप में जो है वो हुआ है। हाल ही में इसका कारण ब्रिटेन में नए प्रकार के संक्रमण को देखा गया जो स्पाइक प्रोटीन में उत्परिवर्तन की संभावना को व्यक्त कर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न अनियंत्रित तंत्रिका तंत्रिकीय विकार के कारण मिर्गी आती है। एलुरु रोग के प्रमुख कारणों में पानी में भारी धातुओं के संदूषण होना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न अनियंत्रित तंत्रिका तंत्रीय विकार के कारण मिर्गी आती है, ये बिल्कुल सही है। एलुरु रोग के प्रमुख कारणों में पानी में भारी धातुओं के संदूषण होना है, ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में इस रहस्यमयी रोग के संबंध में एम्स दिल्ली और आईआईसी के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इस रोग के लक्षण ऐंठन, मिर्गी और चक्कर आना आदि होते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार UNFCCC के द्वारा जो है वो दिया जाता है। हाल ही में इसके लिए 8 युवा चैंपियंस को चुना गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो सही क्या है? यह पुरस्कार जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है और हाल ही में इस पुरस्कार के लिए 7 युवा चैंपियंस को चुना गया। ये नरेंद्र मोदी जी को भी दिया जा चुका है, ये भी आप ध्यान में रखना। ये जो पुरस्कार है वो 18 से लेकर 30 वर्ष के व्यक्ति को ही दिया जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जिस दिन हुई थी उसको हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में भी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य गैसोलीन विकल्पों में से ब्यूटेनॉल से ऊर्जा की प्राप्ति सबसे अधिक होती है। ब्यूटेनॉल, बायोब्यूटेनॉल का उपयोग कपड़ा उद्योग में विलायक के रूप में किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अन्य गैसोलीन विकल्पों में से ब्यूटेनॉल से ऊर्जा की प्राप्ति सबसे अधिक होती है और बायोब्यूटेनॉल का उपयोग कपड़ा उद्योग में विलायक के रूप में जो है वो किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बायोब्यूटेनॉल को बायोएथेनॉल की तरह स्टार्च के किण्वन से तैयार किया जाता है तथा इसका इत्र उद्योग के आधार के रूप में भी जो है वो उपयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ, हसदेव और मांड महानदी की सहायक नदियां हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ, हसदेव और मांड महानदी की सहायक नदियां हैं। ये दोनों फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। हाल ही में जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी की बात करें तो इसके द्वारा महानदी के बाढ़कृत मैदानों के क्षेत्रों की पहचान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य बाढ़कृत क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए बगैर रिवर फ्रंट का विकास जो है वो किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा भारत की 5 विकास परियोजनाओं के लिए $800 मिलियन की राशि को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए $400 मिलियन जो है वो दिए जाएंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं 7 विकास परियोजनाओं की तो इसके अंतर्गत भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए $400 मिलियन जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा 5 नहीं बल्कि 4 विकास परियोजनाओं के लिए $800 मिलियन की राशि की मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य जो है वो अर्थव्यवस्था का सतत व लचीला विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों में भारत का समर्थन करना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भारत के 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। 2020 के KIYG गुवाहाटी में जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। नीचे दिए गए कूट का उत्तर देना आपको कि कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल यहाँ पर सही है। हाल ही में हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में भारत के 4 स्वदेशी खेलों को जो है वो शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा गतका, कलारियापट्टू, थांग टा और मलखम्ब को जो है वो शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया का हिस्सा है जिसे 2017 में जो है वो अनुमोदित किया गया था। इनको आप ध्यान रखिएगा। एक प्रकार की शैलियाँ होती हैं, मतलब लड़ने की शैलियाँ होती हैं, रक्षा की शैलियाँ होती हैं, जिनको अब जो है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया है। गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 2009, 2005, 2008 या 2010? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2008 में। गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन जो है वो 2008 में किया गया था। इसके माध्यम से ही गतका को खेल श्रेणी में शामिल किया गया है। याद रखना। तो उस समय से 2008 से जो है वो इसको खेल की श्रेणी में रख लिया गया था। अभी खेलो इंडिया में भी इसको जो है वो शामिल कर लिया गया है। व्हेन लैंगलोइन
कौन से राज्य की मार्शल कला है? महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश या मणिपुर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। याद रखेंगे हुएन लैंगलॉन जो है वो कौन से राज्य की मार्शल आर्ट कला है? तो वो आपकी मणिपुर राज्य की जो है वो मार्शल आर्ट कला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर है भारत हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण करने वाला कौन सा देश बन गया है? दूसरा, पांचवा, सातवां या तीसरा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीसरा। भारत जो है वो हाइपरसोनिक विंड टनल का जो है वो परीक्षण करने वाला तीसरा देश यहां पर बन गया। ये शानदार करंट अफेयर है और आपके सभी एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। भारत, अमेरिका और रूस के बाद इस तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत जो है वो तीसरा देश बन गया। तो पहला देश यहां पर अमेरिका और रूस था, पहला अमेरिका दूसरा रूस था, और अब जो है वो भारत यहां पर बन गया है। नेक्स्ट यहां पर है भारत का दूसरा बंदर पुनर्वास केंद्र कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या तेलंगाना में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी तेलंगाना में। भारत का दूसरा पुनर्वास केंद्र जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहां पर आया है साहब, गोवा का उच्चतम बिंदु कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गोवा? सोनसोगोर, सोरोन, मांडवी या चपोरा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सोनसोगोर। सोनसोगोर जो है वो गोवा का हाईएस्ट पॉइंट है, उच्चतम बिंदु है, इसको आप ध्यान रखना। और गोवा में जो नदी बहती है वो है मांडवी नदी। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए गोवा का हाई कोर्ट कौन सा है या कहां पर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है। तेरेखोल नदी जो है ना साहब, वो यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र और गोवा के बीच में एक सीमा रेखा का भी काम करती है, तेरेखोल नदी। तो इसको भी आपको यहां पर याद रखना होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शनि और पृथ्वी के संयुग्मन की स्थिति को महासंयुग्मन के नाम से भी जाना जाता है। आयनात एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ठहरा हुआ सूर्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। आयनात जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ठहरा हुआ सूर्य। ठहरा हुआ सूर्य मतलब आयनात, इसको लैटिन भाषा में कहा जाता है। इसके अलावा 2020 में एक विशेष शीत आयनात देखने को मिला क्योंकि 400 वर्षों के बाद एक दुर्लभ खगोलीय घटना महासंयुग्मन देखी गई। लेकिन महासंयुग्मन क्या होता है? इसका संबंध शनि और बृहस्पति के संयुग्मन से होता है, कंजुगेशन ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। इसको आप ध्यान रखना, इसको बोला जाता है महासंयुग्मन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट अफेयर वाइज तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका जो है वो थ्योरी में या आपके वैसे जीके क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता अभिसमय, अभिसमय का मतलब होता है कन्वेंशन। जैव विविधता अभिसमय 1992 में लागू किया गया था। जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो है वो किया जाता है, याद रखेंगे। जैव विविधता अभिसमय को जैव विविधता कन्वेंशन या बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन को जो है वो 1993 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करने के साथ जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य भारत और पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं। 2014 से अब तक तेंदुओं की आबादी में 70% की वृद्धि हुई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। मध्य भारत और पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुआ जो है वो पाए जाते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 जो है वो जारी की गई है, जिसके तहत 100 से 125 वर्षों में तेंदुओं के निवास में सर्वाधिक गिरावट जो है वो पाई गई है। इसको आप ध्यान रखें, सर्वाधिक गिरावट हुई है साहब 100 से 125 वर्षों में पहली बार, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके बताइए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के जो है वो मंत्री कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के तहत की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जो है वो की जाती है। और ये जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये जो है वो एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। उसको आप ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों का लाभ सुनिश्चित करना होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक उद्यमिता के अंतर्गत सभी निवेश सामाजिक और पर्यावरण मिशन पर केंद्रित होते हैं। सामाजिक उद्यमियों को सामाजिक नवप्रवर्तनकर्ता भी कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। सामाजिक उद्यमिता सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत सभी निवेश सामाजिक और पर्यावरण मिशन पर केंद्रित होते हैं। सामाजिक उद्यमियों को सामाजिक नवप्रवर्तनकर्ता भी जो है वो कहा जाता है। सामाजिक उद्यमिता का अर्थ होता है कि यह वाणिज्यिक उद्यम के विचार को धर्मार्थ गैर लाभकारी संगठन के सिद्धांतों के साथ मिश्रित करने से है तथा यह सामाजिक असमानताओं को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कभी कभी फैक्ट वाइज भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और फिर हमको समझ नहीं आता कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं आ गया कहीं, तो याद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाह और कम्युनिटी दोनों संगठन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। प्रवाह की स्थापना 2018 में की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। सही क्या होगा? इन दोनों संगठनों का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व की क्षमता विकास करने से है और प्रवाह संगठन की जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी। तो प्रवाह और कम्युनिटी ये दो जो है वो संगठन है और इनका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप की भावना जो है वो उत्पन्न करना। इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख निर्धारित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। मतलब यदि हम बात करते हैं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की, तो ये जो है वो इसके तहत आय सीमा को 2.5 लाख निर्धारित कर दिया गया है। यदि किसी की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको ये जो स्कॉलरशिप है यहां पर मिल जाएगी। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें हाल ही में परिवर्तन किया गया है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देना है। याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में देश में 6 एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनल परिचालित हैं। हाल ही में देश में 2000 एलएनजी ईंधन स्टेशनों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर जो है वो सही है। वर्तमान में देश में 6 एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनल जो है वो यहाँ पर परिचालित हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि एलएनजी क्या होता है, तो एलएनजी की बात करते हैं। एलएनजी का फुल फॉर्म होता है साहब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2024 तक देश में गैस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने हेतु $60 बिलियन के निवेश को मंजूरी दी है तथा देश में 1000 एलएनजी ईंधन स्टेशनों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में MRSAM के आर्मी संस्करण का पहला परीक्षण किया गया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको जो है वो सही उत्तर यहाँ पर देना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो MRSAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MRSAM का फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, इसको आप ध्यान रखना। यह सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं। हाल ही में DRDO के द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से इस मिसाइल
मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसके अंतर्गत एक कमांड कंट्रोल पोस्ट, मल्टीफंक्शनल रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम भी शामिल होता है। आप यहां पर मुझे कमेंट में बताएंगे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के द्वारा जो है वो लागू किया गया है। यह एक जागरूकता अभियान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन जो है यह एक जागरूकता अभियान है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, नेहरू युवा केंद्र संगठन और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने संयुक्त रूप से इस मिशन को लॉन्च किया है, जिसकी टैगलाइन है बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे इन दोनों मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स के नाम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटे पक्षी उड़ाने के दौरान आसानी से अपनी दिशा को बदल लेते हैं, किंतु बड़े पक्षी नहीं बदल सकते। WCS दुनिया के सबसे बड़े जंगली स्थानों को 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संरक्षित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। यदि हम बात करते हैं छोटी पक्षी जो है वो उड़ने के दौरान आसानी से अपनी दिशा को बदल लेते हैं, किंतु बड़े पक्षी नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल सही है। और WCS जो है वो दुनिया के सबसे बड़े जंगली स्थानों को 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संरक्षित करता है। याद रखेंगे। हाल ही में यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस और WCS ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु बिजली लाइनों पर फायर फ्लाई वर्ड डायवर्टर लगाए गए हैं, जो रात को जुगनू की तरह जो है वो यहाँ पर चमकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण 1927 में किया गया था। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक डेटा संग्रह की प्राथमिक इकाई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक डेटा संग्रह की प्राथमिक इकाई है, इसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखिएगा। साथ में यहाँ पर हम बात करते हैं, हाल ही में जो है वो RGI के द्वारा यहाँ पर यदि हम बात करें तो RGI के द्वारा जो है वो राज्य समन्वयकों को जनगणना रजिस्टर अपडेट करने का आदेश दिया गया है तथा पहला भाषाई सर्वेक्षण 1928 में जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो है वो किया गया था। इसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMEI एक 16 डिजिट का एक कोड होता है। इस कोड को ब्लैक लिस्ट करने के बाद सिम कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। IMEI जो है इसको ब्लैक लिस्ट करने के बाद सिम कार्ड का उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखना। और IMEI में IMEI नंबर जो होता है इसमें 16 डिजिट नहीं होते साहब, इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो इसमें जो है वो आपको 15 डिजिट देखने को मिलते हैं, जिसके माध्यम से चोरी हुए फोन्स को ट्रैक किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत 3 लिस्टों का जो है वो संचालन किया जाता है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेगा। अब क्वेश्चन आता है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक एंटी केकिंग एजेंट है। इसका प्रयोग नमक में किया जाता है तथा EU ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक एंटी केकिंग एजेंट है, ये बिल्कुल सही है और इसका प्रयोग नमक में किया जाता है तथा यूरोपियन यूनियन जो है उसने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, ध्यान रखिएगा। FSSAI के द्वारा नमक में 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। यह संभावना जताई जा रही है कि यह कैंसर, नपुंसकता और उच्च रक्तदाब आदि का कारक हो सकता है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर आया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने अभी तक मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी को रेक्टिफाई नहीं किया है। यह जिस देश में लाभ कमाया जाता है उसी में टैक्स देने की अवधारणा को बढ़ावा देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी जो है, यह जिस देश में लाभ कमाया जाता है उसी में टैक्स देने की अवधारणा को, उसी कंसेप्ट को जो है वो बढ़ावा देता है। हाल ही में भारत ने मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी को रेक्टिफाई किया है, जिसका उद्देश्य कंपनियों को टैक्स बचाने के लिए अपने लाभ को दूसरे देशों में भेजने से रोकना है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी। आप जाकर जो है वो ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए PDF नोट्स के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।